हेलो। आज हम कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे क्लास वर्क का। देखिए इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को ये जज करना होगा कि ये डायरेक्ट मेथड से है या इनडायरेक्ट मेथड से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टडी मॉड्यूल में भी है और इस तरह के कुछ 2-3 क्वेश्चन और भी दिए गए हैं मॉड्यूल में। तो आपको ये क्वेश्चन समझ लेना है और बाद में अपने खुद से इसको सॉल्व करना है। तो नंबर क्वेश्चन 11, ABC Limited has given the following information for the preparation of cash flow statement for the year ended March 2012। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया गया है 50,000। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। इसको देख के ही लगता है कि ये शायद इनडायरेक्ट मेथड से होगा क्योंकि उसी में स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। फिर भी देखते, फिर लिखा है डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड टैक्स पेड। ये डिविडेंड पे किया गया। यदि ये डिविडेंड पे किया गया है तो ये डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, डिविडेंड पेड। ठीक है। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 10,000। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 10,000। बेटा ये प्रोविज़न इनकम टैक्स दो होते हैं। एक तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोवाइड किए गए यानी प्रोविज़न फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, और एक वो जो इनकम टैक्स पे किया गया। ये जो पे होता है ना बेटा, इसमें प्रीवियस ईयर का जो बचा हुआ टैक्स है अरियर वो भी पे होता है और इस साल का करंट ईयर का एडवांस टैक्स भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर का असेसमेंट होने पर जो पेंडिंग टैक्स बकाया टैक्स था वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है और इस साल का जो एडवांस टैक्स है वो भी इंक्लूड हो सकता है। पर हमें उससे मतलब नहीं इसमें कितना प्रीवियस ईयर का है और कितना इसमें करंट ईयर का एडवांस टैक्स है। हमें तो मतलब है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो टैक्स पेड आया होगा वही हमारा आउटफ्लो है। तो टैक्स पेड गिवन है 8496। तो हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो लेंगे बिफोर टैक्स के बाद जब आफ्टर टैक्स है तो टैक्स पेड ही हमारा आउटफ्लो है 8496। तो फिर ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 ये क्या है? ये वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में घटा हुआ है। और हम हमेशा ऑपरेटिंग जब प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो वह नेट प्रॉफिट हमेशा कौन सा लेते हैं? आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? हमेशा लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये फॉर्मेट एस में गिवन है तो हम एस के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। तो यदि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिया है 50,000, उसमें ये जो 10 का टैक्स घटा हुआ होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कौन सा वाला टैक्स घटा हुआ होगा? टैक्स प्रोवाइडेड वाला या टैक्स पेड वाला? डेफिनेटली टैक्स प्रोविज़न घटा हुआ होगा क्योंकि टैक्स पेड तो कैश अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट में आता है और प्रोविज़न आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये प्रोविज़न 10,000 का जो घटा हुआ है नेट प्रॉफिट में इसको हम ऐड कर देंगे। 50,000 का प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स है 50 आफ्टर टैक्स, इसमें हम ऐड कर देंगे 10,000 टैक्स प्रोविज़न। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स 60। और हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब हम स्टार्ट लेंगे तो 60,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है 80, मतलब हमें असेट को बेचने पे 80 का लॉस हुआ है। और बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड 370। इसका मतलब क्या हुआ? 370 की असेट को जिसकी बुक वैल्यू 370 थी उसे 80 के लॉस पर बेचा गया। यदि 370 की असेट 80 के लॉस पे बिकी है, मतलब बुक वैल्यू से कम पे बिकी, बुक वैल्यू से कम तो कितने पे बिकी होगी? 290 पे बिकी होगी। तो सेल प्रोसीड फ्रॉम असेट कितनी रही? 290। तो ये क्लियर होगा 370 की असेट को 80 के लॉस पर बेचा गया, मतलब 80 कम पर बेचा गया, मतलब 290 पर बेचा गया। तो 290 की सेल प्रोसीड हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारा सेल प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ असेट है। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है क्योंकि असेट का सेल परचेज हम लेते हैं इन्वेस्टिंग में। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये वो डेप्रिसिएशन जो हमारे नेट प्रॉफिट में घटा हुआ है, इसको ऐसे नॉन कैश आइटम हम जोड़ देंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट में घटा हुआ है 40,000। ठीक है। एक पॉइंट है अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट। अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, ये 12 रुपीज़ का पॉइंट एकदम नया आ गया। अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, बेटा ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। क्या होता है समझते हैं।
अमोटाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट 12 रुपीज़। इसको मैं इन शॉर्ट कहूँ, जो आपको एकदम से क्लियर नहीं होगा, तो वो ये कहूँगा कि डेप्रिसिएशन का रिवर्स है ये अमोटाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट। डेप्रिसिएशन का जस्ट रिवर्स है। अब आपको इतने में भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले सोचना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, उसके बाद सोचना पड़ेगा उसका रिवर्स। इतना हम कहाँ सोच पाएंगे, वैसे ही सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, दिमाग भी अभी थोड़ा सा दिक्कत में होगा, क्योंकि आपको ऐसे घर पे बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है। फिर भी चलिए बेटा मैं समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, जैसे बेटा ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट है बेटा। यहाँ पर गवर्नमेंट से, यहाँ किसी भी एंटिटी से मान लीजिए यहाँ पर ये सारे डेटा इन लैक्स है। मान लो बेटा यहाँ पर 120 लाख रुपीज़ की ग्रांट मिली, ग्रांट रिसीव्ड। ये ग्रांट रिसीव्ड है, 120 हमको मिली है, तो ये हमारा डेफिनेटली इनफ्लो है, और ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, क्योंकि लाइक ए कैपिटल, किसी एंटिटी ने हमें बिजनेस चलाने के लिए सहायता दी है, गवर्नमेंट ने या किसी भी एंटिटी ने ग्रांट दी है, कैपिटल ग्रांट है ये। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैपिटल कहाँ आती है, फाइनेंसिंग में, तो ये कैपिटल ग्रांट भी कहाँ आएगी, फाइनेंसिंग में। तो ये हमारा इनफ्लो है, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। ओके, तो बेटा ये हमारा इनफ्लो है 120 जो हमको ग्रांट मिली, डेफिनेटली इनफ्लो है जो मिली। लेकिन क्या होता है, अब ये जो ग्रांट मिली है, कंपनी ने क्या करा, इसको ग्रांट को मिला, कैश अकाउंट में तो लिया, लेकिन मान लीजिए इस ग्रांट को उसने क्या किया, देखिए यहाँ समझिए, ये कैश और बैंक अकाउंट है, और ये है बैलेंस शीट, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कंपनी ने जो 120 की ग्रांट मिली, उस ग्रांट को कैश अकाउंट में तो डेबिट किया, और इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करें, देखिए ग्रांट रिसीव्ड है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और ग्रांट अकाउंट रिसीव्ड क्रेडिट, ग्रांट रिसीव्ड क्रेडिट। अभी जो ग्रांट मिली है, कंपनी ने इसके लिए डिसाइड किया कि इस ग्रांट को 1 साल की इनकम ना माना जाए, बल्कि इस इनकम को कई सालों की माना जाए। जैसे फिक्स्ड एसेट्स को 1 साल का एक्सपेंसेस नहीं मानते, फिक्स्ड एसेट्स को हम अमोटाइज करते हैं ओवर नंबर ऑफ़ ईयर्स, राइट ऑफ करते हैं ओवर नंबर ऑफ़ ईयर्स, उसको उसकी डेप्रिसिएशन को फैलाते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स तक, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ ज़्यादा है। तो मान लो ये कैपिटल ग्रांट जो मिली है गवर्नमेंट से, ये भी मिली है 10 साल में एक बार, और ये मिली है, अब इसको 1 साल की इनकम न माने, क्योंकि ये 10 साल तक कमाएगी, 10 साल तक गवर्नमेंट और कोई ग्रांट देने वाली नहीं। तो फिर क्या किया जाए, इसको क्या एंट्री हुई बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, ठीक है। अब बैंक डेबिट हो गया 120 से, ये डेबिट हो गया बैंक डेबिट, और ग्रांट अकाउंट क्रेडिट, तो ग्रांट अकाउंट कहाँ है बेटा, क्रेडिट में है, तो लाइबिलिटी में 120 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अब या मैं एक ग्रांट अकाउंट ही खोल देता हूँ, ठीक है, और डिटेल में जाना है तो बेटा मैंने खोल दिया ग्रांट अकाउंट, कैपिटल ग्रांट, 120 बैंक में डेबिट और कैपिटल ग्रांट अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है। अब बेटा 120 जो हमने क्रेडिट किया है, इसको 1 साल की इनकम ना मानते हुए अगले 10 साल की इनकम माना है, तो इसमें से हमने 12 लाख रुपीज़ कैपिटल ग्रांट से डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया। ये हो गया 12 लाख रुपीज़ को पहले साल की इनकम मानना। ऐसा हर साल करते रहेंगे, हर साल कैपिटल ग्रांट से डेबिट कर करके P&L में क्रेडिट करते रहेंगे। ये हमने 1 साल की इनकम माना है 12, अगले साल की इनकम भी 12, फिर 12, फिर 12। तो ये हो गया अमोटाइजेशन ऑफ ग्रांट। किसी भी चीज़ को कई सालों तक फैलाना होता है अमोटाइजेशन। जैसे फिक्स्ड एसेट को भी अमोटाइज करते हैं एज एन एक्सपेंस, ऐसे ग्रांट को अमोटाइज किया एज एन इनकम। तो ये 12 लाख रुपीज़ की इनकम को कैपिटल ग्रांट से किया डेबिट और P&L में किया क्रेडिट। अब ध्यान दे बेटा, अब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आने वाला है, नेट प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000, और यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स रहा होगा 10,000, ये तो दिया हुआ है। तो बेटा ये जो प्रॉफिट हमने लिया 60,000 बिफोर टैक्स, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 60,000 प्रॉफिट लिया है ना बिफोर टैक्स, इस 60 में 12 भी जुड़ा हुआ है या नहीं। सोचें, जब 12 लाख की ग्रांट अमोटाइज हुई है, मतलब वो ग्रांट अकाउंट से डेबिट होकर P&L में क्रेडिट हुई है, तभी तो हम कहेंगे
कैपिटल ग्रांट का अमोर्टाइजेशन है और ये हमारी इनकम है। और ये हमारी इस इनकम में 60,000 प्रॉफिट में 12 लाख रुपीज की ग्रांट की इनकम भी शामिल है। जबकि इसको हम रिसिप्ट कहाँ दिखाने वाले हैं, कैपिटल ग्रांट की रिसिप्ट को कहाँ दिखाने वाले हैं बेटा, और वो भी कब दिखा चुके होंगे, जिस ईयर में ग्रांट मिलती है तब। तो क्या ये इस साल का इनफ्लो है? नो, ये तो तब का इनफ्लो है जब वो मिली थी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये ग्रांट मिली थी आज से 3 साल पहले, तो ये 3 साल पहले का इनफ्लो था, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो, और उसको इनकम में लिया गया हर साल। ये तीसरा साल है, तो 12 लाख की इनकम कब ली गई? 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में। 3rd ईयर की बात करूँ, 4th की बात करूँ, 5th की बात करूँ, 2nd की बात करूँ, एक ही बात है। यदि ये ग्रांट इनकम मिलेगी 2nd, 3rd, 4th ईयर, तो बेटा ये इनकम ये रिसिप्ट कब की थी? जब ग्रांट मिली थी, तब उसको इनफ्लो लिया हो गया होगा फाइनेंसिंग में। तो फिर इसको, ये जो एक बार इनफ्लो में आ चुकी है फाइनेंसिंग में, तो जब इसको अमोर्टाइज कर रहे हैं, इनकम में ले रहे हैं, तब ये इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है। तो ये पहला एग्जाम्पल है नॉन कैश इनकम का, जो इनकम में ली तो गई है पर ये कैश में इस साल प्राप्त नहीं हुई है। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है डेबिट साइड का, ऐसे 12 क्रेडिट साइड का नॉन कैश आइटम है, क्योंकि ये इनकम में क्रेडिट तो हुआ है पर इस साल कैश में। जैसे डेप्रिसिएशन इस साल का कैश आइटम नहीं है, इस साल कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ होता है डिप्रेशन का, लेकिन जब असेट खरीदी हुई तब तो होता है ना, उसको हम दिखाते हैं इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। जिस साल असेट खरीदते हैं तो फिक्स्ड असेट उस साल का आउटफ्लो होती है जब खरीदी गई, और डेप्रिसिएशन फिर आउटफ्लो नहीं मानते। तो इसी तरह से ग्रांट रिसीव्ड उस साल का इनफ्लो है जब मिली, लेकिन इस साल का इनफ्लो नहीं मानेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रांट को हमारे प्रॉफिट से लेस करना होगा, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट में इंक्लूड तो है पर ये इस साल का इनफ्लो नहीं है। इसलिए हम इस कैपिटल ग्रांट को प्रॉफिट से लेस करने वाले हैं। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम प्रॉफिट में जुड़ने वाला है, ऐसे कैपिटल ग्रांट प्रॉफिट से घटने वाली है। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैपिटल ग्रांट डेप्रिसिएशन का जस्ट रिवर्स है। तो ये कैपिटल ग्रांट उस साल की रिसिप्ट है जिस साल मिली थी, और उसे जिस साल मिली होगी उस साल इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ले लिया गया होगा। तो जब इसका इनकम अमोर्टाइज कर रहे हैं, जिस साल 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर जब इनकम में ले रहे हैं हर साल थोड़ा थोड़ा, वो उस साल का कैश फ्लो नहीं है, इसलिए प्रॉफिट में से उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश में प्राप्त नहीं हुई है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इससे ज़्यादा डिटेलिंग पॉसिबल नहीं, आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनिए, समझिए, फिर हम देखते हैं। ठीक है बेटा, तो कैपिटल ग्रांट का अमोर्टाइजेशन हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की सेल पर प्रॉफिट हुआ 200 का, और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 55। बेटा 55,000 के इन्वेस्टमेंट, 55,530 के इन्वेस्टमेंट 200 रुपये के प्रॉफिट में बिके। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, बुक्स में जो कैरी हो रहा है। कैरिंग अमाउंट मतलब जिस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट बुक में कैरी हो रहा है उसी को बोलते हैं कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। ये बुक वैल्यू हुई 55 300 का इन्वेस्टमेंट बिका है 200 के प्रॉफिट पर, मतलब इन्वेस्टमेंट के बेचने पर 55,730 मिला होगा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट की सेल प्रोसीड हो गई 55,730। इसको हम दिखा देंगे इन्वेस्टिंग का इनफ्लो में। इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वो सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है ये। और बेटा ये इंटरेस्ट मिला तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट लॉस में जुड़ा हुआ होगा। ये इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट में डेफिनेटली जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होगा नहीं, जुड़ा हुआ है। यदि प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो उसमें से लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका इनफ्लो हम इन्वेस्टिंग में दिखाने वाले हैं, ऑपरेटिंग में नहीं। तो ऑपरेटिंग में इसका इनफ्लो ना आ पाए इसलिए उसको प्रॉफिट में से लेस करना होगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। यदि नहीं घटाया तो वो नेट प्रॉफिट के रूप में भी इनफ्लो आ जाएगा, और इसको इन्वेस्टिंग का इनफ्लो तो मानना ही है, डबल डबल इनफ्लो मान नहीं सकते। इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो मानने वाले हैं, इसलिए ऑपरेटिंग से इसको लेस करना होगा, आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी के नाम से। फिर बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे प्रॉफिट लॉस में घटा हुआ होगा, इंटरेस्ट घटा हुआ होगा, और इस इंटरेस्ट को हम, इस इंटरेस्ट का वो पार्ट जो हमने पे किया गया होगा, इस इंटरेस्ट का वो हिस्सा जो हमने पे किया गया होगा नगद में, चेक से, वो हम फाइनेंसिंग का आउटफ्लो लेने वाले हैं। तो और वो नीचे दिया हुआ भी है इंटरेस्ट पेड, इसको हम लेने वाले हैं फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो पीएल में घटा हुआ होगा, पेड आता है बैंक अकाउंट में, और एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड, ये आता है पीएल में। तो पीएल में कौन सा घटा हुआ है, पेड वाला या इनकम टैक्स इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ईयर। मर्केंटाइल बेसिस पर क्या चीज़ घटी हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस से, बेटा बताइए। ये इंटरेस्ट जो फॉर द ईयर है वो, या इंटरेस्ट पेड। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर जो है, ऑफ द ईयर, ये घटा होगा प्रॉफिट एंड लॉस से,
और चूंकि इसको हम फाइनेंसिंग का आउटफ्लो मानने वाले हैं, इसको नेट प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का आउटफ्लो नहीं है, और नेट प्रॉफिट में इसे जोड़ेंगे और फाइनेंसिंग का आउटफ्लो में ये इंटरेस्ट पेड को दिखाएंगे। ठीक है, ये तो हम बेसिक में भी पढ़ चुके थे, पर ठीक है। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक मीन्स। ओके, इसने बहुत इजी कर दिया बेटा वर्किंग कैपिटल। बेटा आपको पता है हम डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनको मानते हैं ऑपरेटिंग करंट असेट्स एंड ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी। उनका हम इंक्रीज डिक्रीज अलग अलग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ईजी करने के लिए ऑपरेटिंग करंट असेट्स माइनस ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी, तो ये आ गई ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो हमें यदि इसका इंक्रीज दे दिया गया है, वर्किंग कैपिटल बढ़ी, वर्किंग कैपिटल बढ़ी मतलब करंट असेट बढ़ी, और करंट असेट बढ़ी मतलब आउटफ्लो। बेटा करंट असेट बढ़ी मतलब आउटफ्लो, और करंट असेट घटी मतलब इनफ्लो। क्यों? करंट असेट बढ़ी, वर्किंग कैपिटल बढ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़ा, इससे कैश गई होगी। वर्किंग कैपिटल बढ़ी मतलब हमने और कैश वर्किंग कैपिटल में यूज़ की होगी, तो वर्किंग कैपिटल का बढ़ना मतलब कैश आउटफ्लो। हाँ, वर्किंग कैपिटल का घटना इनफ्लो क्यों होता है? वर्किंग कैपिटल का घटना मतलब वहाँ से कैश रिलीज हुई, वहाँ से कैश निकाल ली, पर यहाँ चूंकि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो ये हमारा आउटफ्लो है, इसको हम ले लेंगे एज एन आउटफ्लो। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम कॉल्स इन अरियर, ये है प्रोसीड फ्रॉम कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन मतलब शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल से मनी मिलना मतलब फाइनेंसिंग का इनफ्लो। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, ये हमें कैपिटल ग्रांट मिली है, कैपिटल ग्रांट जो ऊपर हमने डिस्कस किया, तो चूंकि ये इस साल मिली है तो इसे इसी साल का इनफ्लो मानेंगे। मिली है इस साल, तो हमें इसको, इस ग्रांट रिसिप्ट को फाइनेंसिंग का इनफ्लो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल लाइक ए कैपिटल है, जैसे कि शेयर कैपिटल मिलती है वैसे। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, बोरिंग चूँकि हमारी कौन सी एक्टिविटी है? बोरिंग हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बोरिंग तो हम ले लेंगे ये प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब कहाँ ले लेंगे हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश बैंक और क्लोजिंग कैश एंड बैंक दिया है, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। बेटा हमारी ओपनिंग कैश 10,000 थी, 10,006, 10,006 और क्लोजिंग हो गई 13,976। तो ये जो हमारी कैश बड़ी है बेटा, ये कैश जो बड़ी है कितनी? 030, सॉरी, देखिए हमारी कैश कितनी बड़ी बेटा? 3,970 से कैश बढ़ी। यदि हमारी कैश ओपनिंग ये थी और क्लोजिंग ये हुई, 3,970 से कैश बढ़ी, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। तीनों एक्टिविटी में मिलाकर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,970 आना चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारा आंसर हमारे पास अवेलेबल होता है कैश फ्लो में कि हमारा तीनों एक्टिविटी को मिलाकर नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट इतना आना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए नोट करते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिख भी रहा हूँ, मैंने फॉर्मेट बना के नहीं रखा है ताकि आपको नोट करने में ईजी रहे। ठीक है, लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ये मॉड्यूल में भी है, तो मैं डायरेक्टली बेटा वो इधर पर्टिकुलर शॉर्ट अमाउंट का इनर कॉलम, अमाउंट का आउटर कॉलम। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमारी डायरेक्ट मेथड से चूँकि क्वेश्चन हो रहा है, इनडायरेक्ट से पॉसिबल क्यों नहीं है? रिसिप्ट फ्रॉम डेटर दिया हुआ नहीं है, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ नहीं है, एक्सपेंस का पेमेंट भी दिया हुआ नहीं है, बिजनेस एक्सपेंसेस, तो फिर हम इसमें डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते हैं, और नेट प्रॉफिट देख के लग गया था। बेटा अब यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बेटा यहाँ पर तो किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया ही नहीं,
बेटा यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जो दिया था ना 50,000 दिया था आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, कितना था बेटा टैक्स 10,000, तो नेट प्रॉफिट 50,000 था आफ्टर टैक्स, उसमें टैक्स जोड़ा 10,000, तो बिफोर टैक्स कितना आ गया 60। यहाँ से हम लेते हैं सबसे पहले बेटा, सबसे पहले यही आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 हमारा इनफ्लो। ठीक है, अब हम वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं बेटा। ये तो हमारा वन बाय वन लेते जाएं, ये हुआ। इसके बाद इसमें आने वाला है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। इसके बाद आता है बेटा इसमें एडजस्टमेंट फॉर आइटम्स टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी, जो कहीं जो कैश आइटम तो है पर जिसको हम कहीं और लेने वाले हैं। उसके बाद बेटा ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें फिर बेटा आता है इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सब हमारी ऑपरेटिंग करंट एसेट लाइबिलिटी होती है। पर यहाँ पर उन सब की बजाय नेट दिया है वर्किंग कैपिटल, तो शायद इजी हो जाएगा। ये हमारा बेटा वो लिखते ही क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। ठीक है बेटा, इसमें फिर लिखा जाएगा इनकम टैक्स पेड, जो क्वेश्चन में गिवन है इनकम टैक्स पेड ये दिया हुआ है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा नेट कैश जनरेटेड है या यूज है इन ऑपरेटिंग, पता नहीं, जनरेटेड है तो जनरेटेड लिखेंगे और यूज है तो इन ऑपरेटिंग। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन शॉर्ट कर रहा हूँ बेटा, इजी क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, ये बेटा होने के बाद ये हमें मिल जाता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, इसमें ऐड किया जाता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमें मिल जाता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में से हमने प्रॉफिट तो ले लिया था। क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था 50, उसमें हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्स था वो 10,000 जोड़ दिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बेटा। अब ये डिविडेंड सेकंड पॉइंट था डिविडेंड पेड 17,070, 17070 डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा बेटा, फाइनेंसिंग में जाएगा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का आउटफ्लो 17070, ये आउटफ्लो है बेटा, ध्यान रखिए। डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया गया, डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। फिर नेक्स्ट है बेटा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 10,000, वो हमने ऐड कर दिया है। फिर है बेटा इनकम टैक्स पेड 8496, ये इनकम टैक्स पेड यहाँ आएगा 8496 का इनकम टैक्स पे किया गया है, ये हमारा ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस इनकम पर दिया गया टैक्स होगा, इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग का आउटफ्लो मान लेंगे, इनकम टैक्स पेड 8496। फिर बेटा उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये लॉस भी बेटा प्रॉफिट में घटा हुआ होगा, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ नॉन कैश आइटम। तो हम नॉन कैश आइटम में ऐड करने वाले आइटम में लिखेंगे नंबर 1 लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 80, ये हम जोड़ देंगे, ये हमें जोड़ना है बेटा, है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट में घटा हुआ होगा और इस लॉस से कोई कैश हमारी बाहर नहीं गई होगी, बल्कि सेल से असेट
रुपये कैश आई होगी, और कैश कितनी आई होगी वो हम दिखाने वाले हैं इन्वेस्टिंग का इन्फ्लो में। तो यहाँ सेल ऑफ असेट्स से इन्फ्लो हुआ होगा। बेटा असेट जो थी लॉस 80 का है, और जो असेट बेची गई वो थी 370 की। बेटा 370 की असेट को 80 के लॉस पे बेचा गया, मतलब 290 का इन्फ्लो हुआ होगा। 290 का इन्फ्लो हमने ले लिया विदाउट ब्रैकेट में, तो ये इन्फ्लो हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो 40,000 है। डेप्रिसिएशन एज ए एग्जांपल ऑफ नॉन कैश आइटम। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड होगा एज ए नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन बेटा 40,000 हमने जोड़ दिया। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट। 12 लाख की कैपिटल ग्रांट समझा था हमने कि बेटा ये 12 की ग्रांट हमारे प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, क्योंकि कैपिटल ग्रांट हमारी इनकम होती है वो प्रॉफिट में जुड़ी है, लेकिन वो इस साल का इन्फ्लो नहीं है, वो तो जब मिली होगी तब उसका इन्फ्लो ले लिया गया होगा। तो इसको तो सिर्फ अमोर्टाइज किया गया, ये इस साल मिली नहीं है, सिर्फ ये उसका वो हिस्सा है जो इस साल इनकम में लिया गया, ये मतलब होता है अमोर्टाइजेशन का। तो हमें 12 लाख को लेस करना है, -12 अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट। बेटा इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट को लेस कर देंगे क्योंकि हमारी इनकम में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कैश में प्राप्त इस साल नहीं हुई है, इसलिए उसको लेस कर दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट बेटा हमारे प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है 200 रुपये का, इसको लेस करना होगा यहाँ से। कहाँ से बेटा, प्रॉफिट नगद में तो होता है, प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इन्फ्लो है, इसलिए इसको नॉन कैश आइटम की जगह नहीं, आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी। तो यहाँ आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा हैंड टू हैंड ले लें, इन्वेस्टमेंट बिका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या थी, 55,530 उसकी बुक वैल्यू है, और बिका 200 के प्रॉफिट पर है, तो 55,730 हमारा क्या हो गया, इन्फ्लो। देखिए क्योंकि बेटा 200 का इन्फ्लो, तो 200 का इन्फ्लो हमने यहाँ ले ही लिया है इन्वेस्टिंग में, इसलिए उसको ऊपर से ऑपरेटिंग से हटाना पड़ा। ऊपर से इन्फ्लो, क्योंकि बेटा ये प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि इसको हम यहाँ इन्फ्लो ले ही रहे हैं, इन्वेस्टिंग में इन्फ्लो ले ही रहे हैं 200 के प्रॉफिट को, इसलिए हमको वहाँ से वो इन्फ्लो हटाना पड़ा क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये हो गया इन्फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये बेटा आने वाला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट पर, तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ इन्वेस्टमेंट पर ही इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, पर ये जुड़ा हुआ कहाँ होगा बेटा, नेट प्रॉफिट में। इसको यहाँ से लेस करना होगा इंटरेस्ट को, कितना है बेटा 5012, ये यहाँ से लेस क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये नेट प्रॉफिट में जुड़ा होगा इंटरेस्ट इनकम, और ये इन्फ्लो तो है, कैश भी आया, लेकिन ये इन्वेस्टिंग है, इसलिए इसको यहाँ लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम नेट प्रॉफिट से हटा रहे हैं, ऑपरेटिंग से घटाकर इन्वेस्टिंग में इन्फ्लो ले रहे हैं, तो हमने ऑपरेटिंग से घटा दिया और इन्वेस्टिंग में इन्फ्लो ले लिया। 5012 इंटरेस्ट रिसीव यहाँ ले लिया इन्फ्लो, क्योंकि उसका इन्फ्लो यहाँ लेना था इन्वेस्टिंग में, इसलिए उसको ऑपरेटिंग से घटाना पड़ा क्योंकि वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। बेटा ये भी इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और वो भी आउटफ्लो है, लेकिन फाइनेंसिंग का, इसलिए उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा 20,000। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ये फॉर द ईयर मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में आया हुआ है मर्केंटाइल अक्रूवल बेसिस पर, तो हमने प्रॉफिट में वो जोड़ा जो P&L में घटा हुआ था अक्रूवल बेसिस पर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर जोड़ा। इंटरेस्ट पेड तो बेटा बैंक अकाउंट में आया था, इंटरेस्ट पेड PL में घटा हुआ नहीं है, वो तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। डेबिट PL में कौन सा हुआ था, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, तो जोड़ना भी वो पड़ा जो PL में घटा हुआ है, 20,000 जोड़ दिया, और इस इंटरेस्ट को हम फाइनेंसिंग में आउटफ्लो दिखा देंगे, इंटरेस्ट पेड, जो उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना दिया हुआ है
21,040 21040, चाहे हो सकता है इसमें प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट पे किया हुआ आउटस्टैंडिंग जो भी हो, तो इंटरेस्ट पेड यहाँ पर क्लियरली गिवन है, यहाँ ले लिया हमने फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 1,12,150, बेटा ये यहाँ आएगी 1,12,150 का, ये आ गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें डेटर स्टॉक इंक्रीज मतलब आउटफ्लो, डेटर इंक्रीज मतलब आउटफ्लो, ऐसे सब मिलाकर नेट वर्किंग कैपिटल है, बड़ी है मतलब इसमें कैश और हमने लगाया है, कैश बाहर गई है, वर्किंग कैपिटल में मनी इन्वेस्ट हुई है तो कैश कम हुई होगी, कैश पर इम्पैक्ट क्या होगा, कैश कम हुई तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट परचेज की, बेटा फिक्स्ड एसेट परचेज की है, ये हमारा इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड 1,06,300 का फिक्स्ड एसेट परचेज क्लियर कट गिवन है, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ कैपिटल प्रोसीड फ्रॉम कैल्सिनरी, बेटा ये शेयर कैपिटल की प्राप्ति है, फाइनेंसिंग। प्रोसीड फ्रॉम कॉल्सिन अर्लियर, कितना बेटा 4, ये हमारा इनफ्लो हो गया। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, ग्रांट मिली रिसिप्ट, बेटा ये इस साल का ही है, ये हमें रोटेशन होना मतलब उसे इनकम में लेना, लेकिन रिसिप्ट है बेटा ये हमारा इस साल का इनफ्लो है। और ये है 24, ये भी कैपिटल ग्रांट है इसलिए फाइनेंसिंग में आएगा लाइक कैपिटल। फिर नेक्स्ट है बोरिंग प्रोसीड्स, प्रोसीड मतलब वो लोन लिया, प्रोसीड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो कैश बड़ी होगी, बोरिंग करने से कैश और आई होगी 51,960 इनफ्लो। फिर है प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये है 4,1,150, ये भी इनफ्लो है क्योंकि। उसके बाद बस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 10,006, और बेटा क्लोजिंग दिया है 13,976, ठीक है। बस क्वेश्चन डायरेक्ट है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उन्होंने गिवन है, वर्किंग नोट एक भी नहीं बनेगा, जो भी है इन्फॉर्मेशन सब कुछ गिवन है, बस अब हमें अब टोटलिंग करनी है, ठीक है बेटा। हम टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। अब टोटलिंग तो आप लोग भी कर सकते हैं, फिर भी मैं कर लेता हूँ। वैसे बेटा टोटलिंग का काम तो आप ही करते थे क्लास में, पर वो भी मुझे करना पड़ रहा है, क्या करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टोटलिंग। 60,000 प्लस 80 प्लस 40,000 माइनस 12 माइनस 200 माइनस 5012 प्लस 20,000, ये आ गया 1,14,856, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें से 1,12,150 वर्किंग कैपिटल में चला गया, 112,150 2706 बचा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स 2706 बचा, उसमें से टैक्स चला गया 8496 का आउटफ्लो है, मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया था, माइनस 8496, तो 5790 का क्या आ गया, 5790 का आउटफ्लो आ गया। ओके, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 290 का आउटफ्लो सेल ऑफ असेट से, प्लस 55,730 का इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, प्लस इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पर 5012, ये भी रिसिप्ट है इनफ्लो, माइनस 1,06,300 की फिक्स्ड एसेट खरीदी गई, आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो आ गया 45,268, ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद बेटा फाइनेंसिंग में पहले इनफ्लो लेते हैं
इनफ्लो क्या क्या है, 4 प्लस 24, 4 आया कॉलिन एरियर से, 24 आया कैपिटल ग्रांट से, प्लस 51960 आया लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, प्लस 41150 आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, माइनस 1707 आउटफ्लो हुआ डिविडेंड पे करने से, और इंटरेस्ट पे करने से 21040 का आउटफ्लो हुआ। तो यह आया 55028। ये क्या हुआ, इनफ्लो 55028 का इनफ्लो है। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब देखिए बेटा, 55028 का कैश आया फाइनेंसिंग से, और बस यहीं से कैश आया, माइनस 5790 ऑपरेटिंग में गया, माइनस 45268 इन्वेस्टिंग में गया, 3970 का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश हमारी बढ़ी, तीनों एक्टिविटीज में मिलाकर इतनी कैश बढ़ी, प्लस 10,006, ये 13976 आंसर आ गया। बजाओ ताली, आ गया। ओके बेटा, थैंक यू। डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँगा, और अदरवाइज़ कॉल पर रिप्लाई करूँगा। और एक और चीज़, यदि आपको ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर का इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या इंक्रीज़, क्या डिक्रीज़ क्यों लेते हैं, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना सकता हूँ। आप चाहें तो मुझे बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू।